लेखक परिचय। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उनके घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वे पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। उनकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग उनकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हुआ। उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन गोदान आदि। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। निबंध साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी बड़े घर की बेटी के बारे में। ये कहानी हमें दिखाती है कि जॉइंट फैमिलीज में रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि माफ़ी और समझदारी में उन्हें जोड़ने की कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि दाल में घी जैसी इतनी छोटी सी बात एक बसे बसाए इज्जतदार परिवार को टूटने की कगार पर कैसे ला सकती है? जी हाँ, प्रेमचंद की ये कहानी ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार हमारे रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। तो कहानी हमें ले चलती है गौरीपुर गांव। यहाँ एक परिवार है जिसे हर कोई पूरा गांव एक आइडियल फैमिली मानता था। पर सवाल यह है कि क्या सच में सब कुछ उतना ही अच्छा है जितना बाहर से दिखाई देता है? चलिए इस परिवार के लोगों से मिलते हैं और उनकी दुनिया को जरा और पास से देखते हैं। तो इस परिवार के मुखिया हैं बेनी माधव सिंह। अब देखिए, एक जमाना था जब वो इलाके के बड़े जमींदार हुआ करते थे। आज वो जमींदारी तो नहीं रही, लेकिन गांव में उनका रुतबा, उनका मान सम्मान वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। उनके 2 बेटे हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी, और बेनी माधव सिंह के लिए एक ही चीज सबसे जरूरी है, परिवार की इज्जत। और ये जो दोनों भाई हैं ना, इनका स्वभाव जमीन आसमान का फर्क वाला है। बड़ा भाई श्रीकंठ पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है, और मजे की बात देखिए, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत बड़ा सपोर्टर है। दूसरी तरफ है छोटा भाई लाल बिहारी, एकदम ठेठ गांव का, सीधा साधा, लेकिन मिजाज का थोड़ा गरम है। और दोनों के बीच का यही जो फर्क है ना, यही आगे चलकर एक बड़े झगड़े की वजह बनता है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के सबसे अहम किरदार आनंदी से। आनंदी एक बहुत ही अमीर, एक बड़े रईस खानदान की बेटी हैं। ऐसी लड़की जिसने हमेशा ऐशो आराम ही देखा है, लेकिन शादी के बाद उन्होंने बेनी माधव के इस साधारण से परिवार को न सिर्फ अपनाया, बल्कि खुद को पूरी तरह से उसमें ढाल लिया। और सच कहूं तो यही बात आनंदी को खास बनाती है। तो अब तक जैसा कि हम देख रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सी बात होती है। एक ऐसी छोटी सी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे घर में आग लगा देती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये पूरा का पूरा बखेड़ा किस बात पे खड़ा हुआ, सिर्फ घी को लेकर। तो होता यह है कि लाल बिहारी शिकार से थका हारा घर लौटता है। भूख से उसका बुरा हाल है और वो सीधा खाने बैठ जाता है। पर जैसे ही वो थाली देखता है, दाल में घी नहीं है। वो अपनी भाभी आनंदी से पूछता है। अब देखिए, सवाल तो बहुत सीधा था, पर उसके पूछने के अंदाज में, उसके लहजे में एक नाराजगी थी, एक हक जताने वाला भाव था। आनंदी भी बड़े आराम से जवाब देती है कि घर में जितना भी घी था वो सब तो उसने मांस पकाने में डाल दिया। उसे लगा कि चलो ये एक मामूली सी बात है, यहीं खत्म हो जाएगी। पर वो गलत थी। बात यहां खत्म नहीं, बल्कि यहीं से तो शुरू होने वाली थी। लाल बिहारी को ये जवाब बिल्कुल रास नहीं आया और गुस्से में उसने आनंदी के मायके पर ताना मार दिया कि क्या बात है, तुम्हारे मायके में तो जैसे घी की नदियां बहती हैं।
अब आनंदी एक स्वाभिमानी औरत थी। उसे ये बात बुरी तरह चुभ गई और उसने भी पलटकर दो बातें सुना दी। और बस यहीं पर बात हाथ से निकल जाती है। लाल बिहारी गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपनी खड़ाऊ मतलब जो लकड़ी की चप्पल होती है उसे उतार के सीधा आनंदी की तरफ फेंक देता है। सोचिए, ये सिर्फ एक चप्पल फेंकना नहीं था, ये घर की बहू की इज्जत पर एक सीधा हमला था। और इसी एक पल ने उस आइडियल फैमिली की पूरी नींव हिलाकर रख दी। कुछ दिन बीतते हैं। बड़ा भाई श्रीकंठ शहर से छुट्टियों पर घर आता है और जब उसे इस पूरी घटना का पता चलता है तो घी को लेकर हुआ वो छोटा सा झगड़ा एक बहुत बड़े फैमिली क्राइसिस में बदल जाता है। अब मुद्दा घी का नहीं था, अब लड़ाई थी उसूलों की और सम्मान की। अपनी पत्नी की बेइज्जती की बात सुनकर श्रीकंठ का तो खून खौल उठता है। वो ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और अपना फैसला सुना देता है कि अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या लाल बिहारी, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और विडंबना देखिए, जो इंसान हमेशा जॉइंट फैमिली की बातें करता था आज वही अपने घर को तोड़ने पर तुला हुआ है। अब बेचारे पिता बेनी माधव सिंह क्या करें? वो अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उसे गांव में अपनी इज्जत का वास्ता देते हैं। कहते हैं कि बेटा सोचो, अगर भाई भाई अलग हो गए तो लोग क्या कहेंगे? हमारी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर श्रीकंठ अपने गुस्से और अपने उसूलों के आगे किसी की भी एक सुनने को तैयार नहीं था। और ठीक उसी वक्त जब लगने लगता है कि बस अब ये परिवार बिखर जाएगा, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये बदलाव कौन लाता है? वो इंसान जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई थी, यानी आनंदी। ये वो पल है जहां हम आनंदी की समझदारी और उसके बड़े दिल का असली परिचय पाते हैं। उधर दूसरी तरफ लाल बिहारी को अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो चुका था। वो अपने बड़े भाई के गुस्से और इस डर से कि उसकी वजह से घर टूट रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा था। आखिरकार वो खुद ही घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जाने से पहले वो हिम्मत जुटाता है और भारी मन से अपनी भाभी आनंदी के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, शायद आखिरी बार माफी मांगने। और बस इसी एक पल में आनंदी साबित कर देती है कि वो सच में एक बड़े घर की बेटी क्यों है। अपने देवर को दरवाजे पर खड़ा रोता हुआ देखकर उसका सारा गुस्सा, सारा दर्द पिघल जाता है। वो ना सिर्फ उसे माफ कर देती है बल्कि उससे कहती है कि उसके मन में अब लाल बिहारी के लिए जरा भी मैल नहीं है। वो भगवान की कसम खाकर कहती है। आनंदी का यही बड़प्पन, यही एक लाइन कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देती है। आनंदी का माफ कर देना, जानते हैं, किसी जादू की तरह काम करता है। जिस घर की दीवारें चटक रही थीं, जो परिवार बिखरने ही वाला था, वो एक ही पल में फिर से जुड़ जाता है। ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ा श्रीकंठ भी सुन रहा था। अपनी पत्नी का इतना बड़ा दिल, इतनी उदारता देखकर उसका पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई लाल बिहारी को कसकर गले लगा लेता है। और बस यही वो पल था जब सारे गिले शिकवे, सारा गुस्सा आंसुओं में धुल गया। अपने दोनों बेटों को ऐसे गले मिलते देख पिता बेनी माधव सिंह की आंखें भी भर आती हैं और उनके मुंह से निकलते हैं कहानी के वो सबसे यादगार शब्द, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। और यहीं पर हमें असल में समझ आता है कि इस कहानी का टाइटल बड़े घर की बेटी कितना परफेक्ट है। तो फिर इस कहानी का असली मैसेज क्या है? मतलब प्रेमचंद हमें बड़प्पन के बारे में क्या सिखाना चाहते हैं? चलिए जरा इस कहानी से मिले सबक को डिकोड करते हैं। प्रेमचंद हमें साफ साफ बताते हैं कि बड़े घर की बेटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अमीर खानदान में पैदा हुए हैं। नहीं, ये एक टाइटल है, एक उपाधि है जो दौलत से नहीं बल्कि आपके गुणों से मिलती है, आपकी समझदारी से, माफ कर देने की हिम्मत से और सबसे बढ़कर बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने की काबिलियत से। और आनंदी इन सभी गुणों की एक जीती जागती मिसाल है। तो इस कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि माफ कर देने में एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े जख्म भर सकती है
और टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। दूसरी बात ये कि असली बड़प्पन पैसों से या बड़े खानदान से नहीं आता, बल्कि आपके कैरेक्टर से, आपके बर्ताव से आता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि परिवार की एकता से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बड़प्पन आता किस चीज से है? क्या ये दौलत और ऊंचे खानदान से आता है, या फिर समझदारी, माफी और बड़े दिल जैसे गुणों से? प्रेमचंद का जवाब तो इस कहानी में बिल्कुल साफ है, पर आज की दुनिया में ये सवाल शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचने वाली बात है ना?